कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने टाइम रेट वेजेज, पीस रेट वेजेज और इंसेंटिव स्कीम्स जो थी उसके बारे में बात करनी थी। सारी खूब सारी इंसेंटिव स्कीम्स बताई थी आपको। एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उसके ऊपर किए थे। आज और भी क्वेश्चन करेंगे हम उनके ऊपर, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले इस चैप्टर का जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है 5-10 मिनट का और बचा हुआ है वो करवा के फिर आपको क्वेश्चन स्टार्ट। तीन चीजें हमने पढ़ ली थी, टाइम रेट वेजेज, पीस रेट वेजेज और इंसेंटिव। फोर्थ नंबर में आते हैं कंबाइंड बोनस प्लान्स। कंबाइंड बोनस प्लान्स में क्या होता है भाई? कंबाइंड है बोनस प्लान, मतलब हर एक वर्कर का अलग अलग नहीं होता है बोनस, एक वर्कर का पूरा ग्रुप होता है। वर्कर के पूरे ग्रुप में बोनस एक साथ डिक्लेयर, मतलब वर्कर काम भी जॉइंटली करते हैं, वो सारे अलग अलग सेपरेटली काम नहीं करते। मान लो 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो 5 लोगों का ग्रुप जो है वो पूरा वर्क एक साथ ही करेगा। और मान लो टाइम से पहले काम पूरा कर देते हैं तो बोनस बनेगा। जितना भी बोनस बनेगा वो सारा का सारा बोनस जो है वो हम वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो जो उनका वेजेज का रेशियो होगा, जो कंबाइंड बोनस बनेगा उस कंबाइंड बोनस को जितने वर्कर्स है हमारे, उन वर्कर्स में वेजेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। सिंपल सी बात है। और 5 नंबर पे आता है हमारे अदर प्लान्स, और क्या हो सकते हैं जो हम वर्कर को देते हैं। अदर प्लान्स में देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रीमेस्ट स्कीम। प्रीमेस्ट एक साइंटिस्ट था, उसने जो स्कीम बनाई ये है, मतलब कंबाइंड बोनस प्लान जैसी है। इसमें ये कहा गया कि भाई आप 1 महीने का स्टैंडर्ड तय कर दो वर्कर का, रोज का अलग अलग मत। वर्कर का जो प्रमाप स्टैंडर्ड तय करना है वो 1 महीने का कर दो। और 1 महीने में यदि वर्कर उतना आउटपुट आपको दे देता है तो अच्छी बात है, और उससे ज्यादा आउटपुट देता है तो जितना ज्यादा देगा आप उसके लिए उसको बोनस। सिंपल सी बात है। डेली का नहीं होके पूरे मंथ का या एक पीरियड का, चाहे आप वीकली लेना चाहो वीकली ले लो, मंथली लेना चाहो मंथ, ठीक है ना। बी स्कीम होती है कि भाई वर्कर को आप प्रॉफिट में शेयरिंग दो, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में क्या होता है, वे वर्कर का भी एक हिस्सा तय कर देते हैं प्रॉफिट। जैसे मान लो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 2%, 2% जो है वो वर्कर्स को देंगे, 2% वर्कर्स को मिलेगा। तो अच्छी बात है, वर्कर्स को आप फिर आप उसको पेमेंट कर दो। वो बात अलग है कि आप उसको पेमेंट चाहो तो कैश में कर दो, कैश में नहीं करना चाहो तो उनके प्रोविडेंट फंड में पैसा। लेकिन जितना प्रॉफिट होगा उसमें वर्कर को भी आप हिस्सा दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने घर का ऑर्गेनाइजेशन समझेगा, है ना। पूरे ईमानदारी से और मेहनत से काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मुझे भी रेमुनरेशन ज्यादा। ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट में पार्टनरशिप वर्कर की। अब मैनेजमेंट में वर्कर की पार्टनरशिप कैसे होगी? दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसे आप वर्कर को जो प्रॉफिट दे रहे हो वो प्रॉफिट कैश में नहीं देके शेयर्स में दे दो। आप अपने बिजनेस के, अपनी कंपनी के शेयर दे दो वर्कर को प्रॉफिट के रूप में। शेयर देने से क्या होगा, वो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। शेयर होल्डर बन जाएगा तो कंपनी की मीटिंग्स में वो भी भाग लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, है ना। तो वो भी एक तरह से अपने को मालिक की तरह समझेगा कि भाई इस कंपनी का मालिक मैं भी हूँ, भले थोड़ा सा ही हिस्सा है। और दूसरा तरीका होता है मैनेजमेंट में पार्टनरशिप देने का,
कि आजकल तो आप लोगों को पता है कि हर बिजनेस में, हर कंपनी में, सब जगह लेबर यूनियन का एक हेड होता है, आप लोगों को पता है ना। तो उसको जो भी मैनेजमेंट की मीटिंग्स वगैरह होती है, उन सब में उस हेड को बुलाया जाता है और उसकी सहमति के बिना कोई डिसीजन वो ले नहीं। तो लेबर यूनियन की सहमति वगैरह लेना, ये भी आपके मैनेजमेंट पार्टनरशिप, मतलब एक तरह से ओनरशिप दे रहे हो आप वर्कर को। वर्कर को ये एहसास दिला रहे हो कि भाई हम भी आपको कोई काम कर रहे हैं तो पूछ के कर रहे हैं, या आपको हमने शेयर दे दिए कंपनी के तो आप भी कंपनी के मालिक हो। अब इस तरह का मोटिवेशन वर्कर को मिलता है। और चौथी बात करें, अदर और क्या क्या दे सकते हो, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी दे सकते हो, मॉनेटरी भी दे सकते हो। जैसे मान लो वर्कर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दे दी आप, वर्कर के बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे, अच्छी बात है। वर्कर्स की फैमिली और उसके बच्चों के लिए हेल्थ की फैसिलिटी दे दी। हेल्थ की फैसिलिटी मतलब कि भाई कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो हॉस्पिटल में इलाज वगैरह आपको फ्री। एंटरटेनमेंट की सुविधा भी दे दी वर्कर को। बिजनेस में आप लोगों को एंटरटेनमेंट, कुछ टाइम जो है वीक में एक दिन 1 घंटे के लिए आप लोगों को खेलने का समय दिया जाएगा आपस में, तो एंटरटेनमेंट का टाइम भी हो। इसी तरह से कैंटीन का सुविधा दे दी भाई, सुबह का जो लंच होगा वो बिजनेस में ही होगा हमेशा। कैंटीन खोल दी और वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लंच दे रहे हो। तो ये सब चीजें जो है वो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए होती है। वर्कर्स को ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये बिजनेस मेरा ही है ना, तो इसलिए मुझे इसमें बहुत अच्छे से मन लगा के काम करना है। तो मन लगा के काम करेगा तो नो डाउट उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और उनकी भी इनकम। तो कुल मिला के ये वर्कर्स को वेजेज पेमेंट करने के मेथड्स होते हैं। चाहे मॉनेटरी वे में आप उसको पेमेंट कर रहे हो, चाहे नॉन मॉनेटरी वे में। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब क्या होता है? सबने पढ़ रखा होगा। अनुषंगी लाभ, हिंदी में तो कम समझ में आता है ये बात। अनुषंगी लाभ किसको कहते हैं? फ्रिंज बेनिफिट मालूम होगा किसी को? स्वीट इक्विटी शेयर्स है, और केवल स्वीट इक्विटी शेयर्स ही नहीं होते। और पहली बात, ये स्वीट नहीं होते अभिषेक जी, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है ना। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है सैलरी के अलावा आप उनको जो भी अदर बेनिफिट्स दे रहे हो। भाई सैलरी तो एक रेगुलर प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, वो तो देना ही है। सैलरी है, चाहे हाउस रेंट अलाउंस है, चाहे डियरनेस अलाउंस है, या और कोई अलाउंस है जो आप सारे वर्कर्स को दे रहे हो, वो तो है ही। उसके अलावा अदर आप उनको और क्या फैसिलिटीज दे रहे हो, वो सब फ्रिंज बेनिफिट की कैटेगरी। तो फ्रिंज बेनिफिट, ये वर्ड भी आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि भाई फ्रिंज बेनिफिट होता है। हाँ, पेंशन है, इंश्योरेंस है, बिल्कुल ये सारे फ्रिंज बेनिफिट की कैटेगरी में आएंगे। ग्रेचुटी है, प्रोविडेंट फंड है, ये सब फ्रिंज बेनिफिट बेनिफिट की कैटेगरी, ठीक है। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो और सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन, आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली। एक वर्कर का जो एनालिसिस हुआ है उसमें से पता लगता है कि 48 आवर्स जो हमने वर्कर को दिए थे काम करने के लिए पूरे वीक में, 48 आवर्स उसको काम करना था।
लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वर्कर ने काम किया 45 आवर्स, और जो 45 आवर्स काम किया ना, उसमें भी 40 घंटे तो नॉर्मल थे और 5 घंटे उसका ओवर टाइम बना। ओवर टाइम बना तो नो डाउट ओवर टाइम में डबल रेट से पेमेंट हुआ होगा। और 3 घंटे मशीन खराब हो गई थी, तो मशीन के खराब होने के कारण 3 घंटे जो है वो वर्कर का आइडल टाइम, 3 घंटे आइडल टाइम। ठीक है, वेजेज जो है वो 10 रुपए पर आवर है। वेजेज की जो रेट है वो 10 रुपए पर आवर है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप इस वेजेज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेज में डिस्ट्रीब्यूट करो, कौन सी डायरेक्ट है और कौन सी इनडायरेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये आएगी कि भाई वर्कर को पेमेंट कितने घंटे का करोगे आप। पेमेंट तो पूरे 48 आवर्स का ही करना पड़ेगा ना आपको। वीक के भले आपके 3 घंटे खराब हो गए हैं, उससे क्या मतलब है। 3 घंटे वर्कर की गलती से तो खराब हुए नहीं है, आपकी गलती है, खराब हो गए तो हो गए। अब वर्कर को जो पेमेंट करोगे आप वो तो 48 आवर्स का ही। अब देखो, नॉर्मल पेमेंट जो करोगे वर्कर को 48 आवर्स का, वो तो 10 रुपए के हिसाब से करोगी। 480 रुपए का तो पेमेंट बनेगा ही। इसके अलावा 5 घंटे जो ओवर टाइम था, तो ओवर टाइम का पेमेंट आप लोगों को पता है डबल रेट से होता है। ओवर टाइम इसमें इंक्लूड है वैसे तो 48 आवर्स में, तो सिंगल रेट से तो पेमेंट हमने कर दिया है। अभी सिंगल रेट और देनी पड़ेगी उनको ओवर टाइम की। आप चाहो तो ऊपर 43 आवर्स भी कर सकते हो। तो 5 घंटे का 10 रुपए से और पेमेंट बनेगा उसका 50। तो वर्कर की जो टोटल वेजेज बन रही है वो 530 रुपए बन। अब क्वेश्चन केवल इतना सा है कि भाई वर्कर के जो ये 530 रुपए बन रहे हैं, इसमें डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट कितना है। मतलब कितना पैसा तो आप डायरेक्ट में डालोगे और इनडायरेक्ट मतलब कितना फैक्ट्री ओवरहेड में लेके, क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेज कहाँ पे डालते हैं हम, फैक्ट्री ओवरहेड में। चलो, मैं वही तो मैं कह रहा था ना, आप लोगों को समझ नहीं पाओगे। अभी 530 निकाले ना मैंने, कितने निकाले, अभी दोबारा करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, नॉर्मल आवर्स कितने घंटे काम किया वर्कर ने, 40 घंटे। नॉर्मली कितने घंटे काम किया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कितने घंटे का है, 40 घंटे का है। 10 रुपए से कितने रुपए बने, 400। ठीक है, ओवर टाइम कितने घंटे का है, 5 घंटे का है, 20 रुपए से 100 रुपए। सही है। और जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है अपने को, जो 3 घंटे वर्कर खाली बैठा रहा, उसका भी 10 रुपए से पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, तो 30 रुपए ये भी देने पड़ेंगे। टोटल पेमेंट तो 530 ही बनेगा ना, कैसे कर लो। ठीक है। अब क्वेश्चन केवल इतना था कि इसमें डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट कितना है। तो आप में से मैं किसी से भी पूछता हूं, इनडायरेक्ट कितना होगा, आप बता दो। इनडायरेक्ट 50 रुपए। तो हमारी मशीन खराब हो गई, मशीन हमारी खराब हुई, मशीन खराब होने के कारण वर्कर को 30 रुपए हमें एक्स्ट्रा देना पड़े, क्या ये इनडायरेक्ट नहीं है क्या। बिल्कुल, 80 रुपए बिल्कुल सही है, 80 रुपए बिल्कुल सही है। भाई एक तो ओवर टाइम जो करवाना पड़ा आपको, तो 5 घंटे का वैसे तो 10 रुपए ही पेमेंट बनता, लेकिन 20 रुपए से पेमेंट करना पड़ा, तो 5 घंटे का 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, 50 रुपए।
ये भी तो इनडायरेक्ट ही है। ओवर टाइम का पैसा जनरली डायरेक्ट में काउंट नहीं होता है, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। और एबनॉर्मल लॉस के जो 30 रुपए देने पड़े ये भी इनडायरेक्ट है। तो कुल मिला के 530 रुपए में से 80 रुपए इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट पोर्शन कहाँ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। और डायरेक्ट पोर्शन है इसका फिर 450 रुपए, ये आपके प्राइम कॉस्ट में जाएगा, ये आपको पता है। क्लियर है? क्वेश्चन छोटा सा था, है ना, लेकिन सीखने को काफी कुछ मिल जाता है इतने छोटे छोटे क्वेश्चन। क्योंकि देखो आप में से स्टार्टिंग में सबने गलत जवाब गलत दिया, बाद में एक अभिषेक जी का जवाब सही आया कि 80 रुपए होगा। स्टार्टिंग में सबके जवाब गलत आ रहे। छोटे छोटे क्वेश्चन में भी मतलब बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि छोटा क्वेश्चन कोई प्रैक्टिकल आ जाए तो हमें ज्यादा कोई देखना नहीं पड़ता, दिमाग तो उसके ऊपर भी पूरा खर्च करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना? चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री है, उसमें वर्कर्स को हम रोवन स्कीम के अकॉर्डिंग बोनस देते हैं। पहली बात तो बोनस की स्कीम जो है वो रोवन स्कीम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वर्कर को 1200 रुपए एक वीक के देते हैं हम। वेजेज 1200 रुपए पर वीक, और वीक में 48 आवर्स होते हैं। तो पहली बात तो आपको वेजेज की रेट पर आवर इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं। वेजेज रेट पर आवर 1200 रुपए 48 आवर्स के देते हैं हम, तो 1 घंटे के कितने रुपए हो गए भाई? 25 रुपए हो गए। वेजेज रेट पर आवर हो गई अपनी 25। ठीक है। उसके बाद में जो बात हो रही है कि उसको 2 जॉब दिए हमने वर्कर को। एक जॉब नंबर लिख रहा हूं, एक टाइम अलाउड लिख रहा हूं, और एक टाइम टेकन लिख रहा हूं। 2 जॉब दिए हमने। एक जॉब नंबर 1 जिसके लिए हमने उसको 25 आवर्स अलाउ किए, लेकिन उसने वो काम 20 घंटे में कर दिया। जॉब नंबर 2 जिसके लिए हमने उसको 30 घंटे दिए और उसने वो काम 20 घंटे में कर दिया। और आइडल टाइम नॉर्मल है अपना 8 घंटे का। तो इस तरह से वीक के टोटल 48 आवर्स कैलकुलेट, ठीक है ना। उसके अलावा वर्कर्स को पूरे वीक के 1200 रुपए की डियरनेस अलाउंस भी देते हैं। पूरे वीक के 1200 रुपए डियरनेस अलाउंस भी देते हैं। ये क्वेश्चन है और आपको रोवन स्कीम से कैलकुलेशन। तो बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन सा चल रहा है। देखो मेन चीज आ जाती है इस आइडल टाइम। आइडल टाइम जो है 8 आवर्स का, 8 घंटे का, उसका क्या करना है? पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, आपको पता है। तो पेमेंट करना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचना ही क्यों है आपको। देखो मैं यहाँ पे वर्कर की नॉर्मल वेजेज कैलकुलेट करूं तो भाई नॉर्मल वेजेज कितनी हुई कि 48 आवर्स का पैसा देना ही पड़ेगा आपको, और 25 रुपए पर आवर देते हैं हम, तो नॉर्मल वेजेज तो 1200 रुपए होगी भाई, क्योंकि इतना तो अपने को देना ही है। दूसरी बात, डियरनेस अलाउंस भी तो देना पड़ेगा आपको। डियरनेस अलाउंस पूरे वीक का 1200 रुपए सीधा सीधा तय हो रखा है, तो 1200 पूरा ही देंगे, तो 2400 रुपए वर्कर के ये बन ही रहे, ये तो नॉर्मल बन रहे। अब बोनस जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे? बोनस आप दोनों जॉब पे अलग अलग कैलकुलेट करोगे, दोनों को कंबाइंड करके कैलकुलेट मत करना, क्योंकि यहाँ 8 घंटे आइडल टाइम भी चल रहा है।
और वैसे भी जब अलग अलग जॉब हो, है ना, तो अलग अलग ही बोनस कैलकुलेट करना चाहिए, कंबाइंडली नहीं करना। तो पहले फर्स्ट वाले जॉब पे कैलकुलेट करें, तो टाइम टेकन कितना है 20, टाइम सेव्ड कितना है 25 में से 20 लेस करेंगे 5, अपॉन टाइम अलाउड है 25 और मल्टीप्लाई रेट पर आर है 25 रुपए, तो बोनस आ गया इसका 100 रुपए। इसी तरह से सेकंड वाला कैलकुलेट करेंगे, 30 घंटे दिए हमने, उसने 20 घंटे में काम पूरा कर, मतलब 20 घंटे टाइम टेकन, 10 घंटे टाइम सेव्ड और अलाउड है 30 घंटे, रेट अपनी 25 रुपए है, तो 167, तो कुल मिला के 25 एक 2667 रुपए वर्कर की टोटल वेजेज बन गई, नॉर्मल नहीं टोटल। ये इस तरह से सॉल्व हो गया। बाकी सब काम तो सिंपल ही था, लेकिन आइडल टाइम देख के जनरली स्टूडेंट टकरा जाता है कि अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं, आइडल टाइम का कोई रोल ही नहीं है देखो सॉल्यूशन में। बस सीधी सीधी बात थी कि भाई 48 आवर्स का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तो आइडल टाइम का ऑटोमेटिक पेमेंट हो गया। उसके बाद में बोनस के लिए आइडल टाइम का कोई रोल नहीं होता है, ये ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो कि एक फैक्ट्री है, उसमें टोटल 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 20, ठीक है। फिर कह रहा है 20 में से 15 को तो हम 4000 रुपए पर मंथ सैलरी देते हैं, 15 वर्कर्स जो है उनको 4000 रुपए पर मंथ देते हैं, और 5 वर्कर्स जो है उनको 6000 रुपए पर मंथ देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि मार्च के महीने में हमने उनका प्रोडक्शन फिक्स किया 2 लाख यूनिट, मार्च के महीने में स्टैंडर्ड फिक्स किया हमने उसका, सबका मिला के 2 लाख यूनिट्स का, कि भाई आप लोगों को 2 लाख यूनिट बनानी है। उन्होंने यूनिट बना दी 2.5 लाख, उन्होंने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कर दी 2,50,000, ठीक है। इस तरह से जितना उनका मतलब एक्स्ट्रा वो करेंगे तो उनको क्या है कि बोनस मिलेगा, और बोनस कितना कितना मिलेगा ये अपने को कैलकुलेट, तो सिंपल सी बात है, कितना एक्स्ट्रा वर्क किया उन्होंने, कितने परसेंट एफिशिएंसी पे काम किया उन्होंने, देखो एफिशिएंसी परसेंटेज, भाई 2 लाख बनाने को दी थी हमने, उन्होंने बना दी 2,50,000, तो 2,50,000 अपॉन 2 लाख मल्टीप्लाई 100, 125% एफिशिएंसी पे काम किया है उन्होंने, मतलब 25% एक्स्ट्रा काम किया है, तो उन सबको 25% एक्स्ट्रा बोनस। तो ये जो 15 वर्कर्स है जिनको हम 4,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं, तो इनको 4,000 रुपए तो वो मिलेंगे ही, प्लस 25%, 4,000 का 25% 1,000 रुपए बोनस का मिल जाएगा, तो इनको 5,000 रुपए मिलेंगे। और ये जो वर्कर है जिनको हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो 6,000 प्लस 25% बोनस का 1,500, तो 7,500 रुपए इनको मिले। तो मैं ये ग्रुप स्कीम हो गई, मतलब इंडिविजुअल बोनस नहीं था, पूरे ग्रुप का एक साथ बोनस निकला है 20 के 20 व्यक्तियों का, क्योंकि सबका प्रोडक्शन का टारगेट 2 लाख यूनिट का सबका मिला के था, किसी एक का नहीं था या सबका अलग अलग नहीं था, तो फिर बोनस भी उनको उसी तरीके से, और मैंने आपको बताया भी था
कि इस केस में बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन वेजेज के रेशियो में होता है। जैसे इसकी वेजेज 4000 है तो इसको 4000 रुपये बोनस मिला 25%। इसकी वेजेज 6000 है तो इसको 6000 रुपये बोनस। ठीक है, उसके बाद और लेते हैं हम क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है, एक वर्कर को हम 2 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट, वेजेज की जो रेट है वो कितनी है, 2 रुपए पर आवर। ठीक है, और पूरे वीक में 42 आवर्स वर्कर को काम करना था। मतलब नॉर्मल आवर्स जो वर्कर को हमने दिए थे पूरे वीक में काम करने के लिए वो 42 आवर्स थे। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि वर्कर को हम डेली 12 मिनट का मेंटेनेंस वगैरह के लिए टाइम अप्रूव्ड करते हैं, एब्सेंस टाइम अप्रूव्ड, एब्सेंस टाइम अप्रूव्ड डेली का 12 मिनट। मतलब डेली 12 मिनट वो काम नहीं करेगा, हमें ऐसा लगता है जितना काम हमने डेली दे रहे हैं हम उसको, तो 12 मिनट वो आइडल टाइम होगा, नॉर्मल आइडल टाइम होगा, उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। फिर ये कह रहा है कि उसको हमने 3 काम दिए हैं। देखो, पहला काम जो दिया है वो उसने 20 घंटे किया। दूसरा काम जो हमने उनको दिया है वो उसने 10 घंटे किया। और तीसरा काम हमने जो उसको दिया वो उसने 8 घंटे किया। ठीक है, और बाकी जो भी लॉस हुआ है टाइम का वो पावर फेलियर के कारण लॉस, पावर फेलियर के कारण कुछ आवर्स लॉस्ट हो गए। पहले तो हम ये कैलकुलेट करें कि वर्कर ने इन तीनों काम पे मिला के देखो 38 आवर्स काम किया, 38 घंटे। मान लो हम उसको रोज का 12 मिनट का रिलैक्सेशन भी देते हैं, और ये जो है वो 5 वीक का सप्ताह है, मैं लिखना भूल गया, 5 डेज का एक वीक। तो रोज का यदि हम उसको 12 मिनट अलाउ करते हैं एब्सेंस का, तो 5 दिन में कितना अलाउ करोगे आप, 1 घंटा, 60 मिनट हो गए ना। तो 1 घंटा आप अलाउ कर देते हो, तो चलो मान लो 1 घंटा और भी अलाउ कर दिया आपने उनको, ये 1 घंटा आपका नॉर्मल आइडल टाइम है। और नॉर्मल आइडल टाइम से तो आपको पता है कि लेबर की कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है अपने को। तो 38 आवर्स उसने काम किया, 1 घंटा मान लो कि उसका नॉर्मल आइडल टाइम हो गया, तो 39 आवर्स हो गया। लेकिन हमने तो उसको 42 घंटे दिए थे काम करने को, तो 3 घंटे कहाँ गए। इसका मतलब 3 घंटे हमारा पावर फेलियर हो गया। पावर फेलियर होने से 3 घंटे के पेमेंट का लॉस हो गया। ठीक है, अब आपको ये पूछ रहा है कि भाई आप वेजेज को कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे दिखाओ, कैसे दिखाएंगे बताओ। पहली बात तो टोटल वेजेज कितनी बनेगी वर्कर की, तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है भाई कितनी बनेगी। तो भाई 42 आवर्स की बनेगी 2 रुपए के हिसाब से 84 रुपए। इसमें सोचना क्या है, ये तो टोटल वेजेज बननी है वर्कर की। अब ये 84 रुपीज जो वेजेज बन रही है, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कैसे डालेंगे उसके ऊपर बात, सीधी सी बात है। भाई 3 घंटे का जो पावर फेलियर के कारण लॉस हुआ है, ये अपना एबनॉर्मल आइडल टाइम है। और एबनॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट को कहाँ डालते हैं हम, P&L अकाउंट में डालते हैं, सिंपल सी बात है। तो 3 घंटे का पैसा 2 रुपए के हिसाब से 6 रुपए तो हम P&L में डालते हैं। तो 84 में से 6 रुपए तो P&L में चला,
बाकी कितने रुपए बच गए? 78 रुपीज नॉर्मली पेमेंट हुआ है, जिसमें 1 घंटा ये भी शामिल, मतलब 39 आवर्स का पेमेंट 78। अब 78 रुपीज को इन तीनों वर्क पे, तीनों जॉब वर्क पे अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? 20:10:8 में डिस्ट्रीब्यूट। सीधी सी बात है। हालांकि 20:10 और 8 होता तो 38 ही है, लेकिन ये जो 1 घंटा अपना खराब हुआ है, नष्ट हुआ है, ये नॉर्मल आइडल टाइम है। और नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट को लेबर कॉस्ट इंक्रीज करने में, इन्फ्लेट करने में काम में लेते ही हैं, आप सबको पता है। नॉर्मल लॉस चाहे कैसा भी हो, नॉर्मल लॉस चाहे मटेरियल का हो चाहे लेबर का हो, आपको दूसरे गुड यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ाते हैं हम, गुड लेबर कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो 78 को 20, 10 और 8 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और नहीं तो सीधा ऐसा कर दो, तो भाई 78 जो है वो 38 आवर्स का लगा है। 78 रुपीज लगा है, वो कितने आवर्स का लगा है? 38 आवर्स का लगा है। क्योंकि ये तो नॉर्मल आइडल टाइम है, उसको तो हम लेस करना ही करना है। तो एक एक घंटे की रेट क्या आ जाएगी? इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट पर आवर कितनी आ जाएगी? 78/38 करेंगे तब 2 पॉइंट। बिल्कुल जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल आइडल टाइम है ना। नॉर्मल आइडल टाइम है तो नॉर्मल आइडल टाइम से बाकी गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज हो। ओवरहेड कहाँ है? वो तो सीधा P&L में जाएगा। ओवरहेड से तो गुड्स की कॉस्ट बढ़ती है ना अपने। ओवरहेड से गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती क्या? तो फिर एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल से तो आप गुड्स की कॉस्ट तो इंक्रीज ही नहीं कर सकते ना। एबनॉर्मल तो डायरेक्ट P&L में जाएगा, उसको गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर दी। हाँ। हम्म, कौन सा? नहीं, उसमें एक सेकंड रुको। हम्म। 3 घंटे का जो आइडल टाइम था वहां पे, है ना? 8 घंटे का कहा था वो तो वो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड में थोड़ी दिखाया है। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, इनडायरेक्ट वेजेस जिसमें निकाली थी, उसमें दिखाया था। वहां पे मशीन खराब नहीं है, वहां पे दूसरे रीजन के कारण से होता है। ठीक है ना? यहाँ पे तो सीधा सीधा पावर फेलियर लॉस हो रहा है अपने को। पावर फेलियर लॉस मतलब आपने पावर के लिए दूसरा कोई इंतजाम किया नहीं और वर्कर खाली बैठा रहा, तो ये तो सीधा एबनॉर्मल लॉस हो गया P&L में। ठीक है ना? अब यहाँ पे रेट क्या है? 2.05 आ गई, मतलब ये इफेक्टिव रेट अपनी पर आर हो 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो, एक क्वेश्चन है, व्हाट टोटल वेजेज विल ए वर्कमैन रिसीव अंडर द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान इफ ही एग्जीक्यूट्स ए वर्क of 100 units
इन 120 आवर्स एज अगेंस्ट 150 आवर्स। मतलब स्टैंडर्ड टाइम, हमने वर्कर को टाइम अलाउ किया है 150 घंटे, उसने काम कर लिया 120 घंटे में, टाइम टेकन 120 घंटे, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया? 30 घंटे। ठीक है। फिर कह रहा है उसकी जो वेजेज की रेट पर आवर है वो 25 रुपए। वेजेज रेट पर आवर 25 रुपए, और साथ में उसको डीए भी देते हैं हम। डीए कितना देते हैं? 100 रुपए रोज का, डेली 100 रुपए डियरनेस अलाउंस देते हैं, और डेली 8 घंटे काम होता है बिजनेस। ठीक है ना। अब आपको कैलकुलेट करना है एक तो टाइम रेट मेथड से, फिर एक पीस रेट मेथड से, फिर हेल्से स्कीम से, रोवन स्कीम से, और इमर्सन स्कीम से। इन सब से कैलकुलेशन करना। ठीक है। सबसे पहले टाइम रेट से हम चलते हैं। टाइम रेट से यदि आप पेमेंट करोगे वर्कर को, तो जितने घंटे काम किया है उतने घंटे का ही पेमेंट करोगे। आपको पता है काम कितने घंटे किया उसने? 120 घंटे। एक घंटे के कितने रुपए देने हैं? 25 रुपए। कितने रुपए बने? 3000। ये उसकी वेजेज बनेगी टाइम रेट से। अच्छा, डियरनेस अलाउंस कितना बनेगा बताओ? उसका डियरनेस अलाउंस कितना बनेगा? कोई भी बताए? 1500। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखो, रोज 8 घंटे काम होता है फैक्ट्री में, और उसने 120 घंटे काम किया है। इसका मतलब उसने 15 दिन काम किया, डेली 8-8 घंटे घंटे करके, और 15 दिन तक 120 घंटे काम किया है उसने। तो 15 दिन काम किया है, तो रोज का डियरनेस अलाउंस 100 रुपए है। तो 15 दिन का 100 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए डियरनेस अलाउंस हो गया। तो डियरनेस अलाउंस 1500, तो टोटल उसको मिलेंगे 4500, 4500। दूसरा मेथड लेता हूं मैं, पीस रेट वेजेज। अब पीस रेट वेजेज में नॉर्मल वेजेज निकालेंगे हम पहले उसकी। तो अब पहली बात तो अपने को पीस रेट, ये तो बताया ही नहीं है क्वेश्चन में कि उसने कितनी यूनिट बनाई, ये भी नहीं बताया। और यूनिट की रेट भी नहीं दे रखी है कि पर यूनिट कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो फिर पीस रेट से कैसे पेमेंट? जब पीस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो फिर पीस रेट मेथड से कैसे कैलकुलेशन? किसी का कोई आइडिया हो? नहीं आ रहा दिमाग में? देखो, जब पीस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको नहीं, कोई बात नहीं, मैं सीधी सी एक बात करता हूं। आपने उसको काम करने के लिए कितने घंटे दिए थे? 150 घंटे दिए। अब मान लो वो काम 150 घंटे में करता, तो आप उसको 150 घंटे का पेमेंट देते ना। उसने जल्दी कर दिया, तो भी आप उसको 150 घंटे का ही पेमेंट दो, क्योंकि उसने अपनी पीस कंप्लीट कर दी। भाई 150 घंटे में जितनी यूनिट बनानी चाहिए थी उतनी यूनिट इसने बना दी, तो फिर उसको 150 घंटों का पेमेंट मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। अब भले उसने 120 घंटे में काम पूरा कर दिया है, तो भी पेमेंट तो कितने घंटों का मिलना चाहिए? 150 घंटे का मिलना चाहिए। मतलब 150 इंटू 25, 3750,
और डियरनेस अलाउंस तो फिक्स है 1500 रुपए, वो तो सारे केस में फिक्स ही रहेगा। तो टोटल पेमेंट 5 to 5। किसी को ये बात नहीं क्लियर हुई है तो पूछ लो। क्लियर हो गई सबको? क्योंकि इस बात पे किसी को डाउट हो सकता है कि ये ऐसे कैसे हो, या एक बार और क्लियरिफाई करूं? क्लियर है? ठीक है भाई, सिंपल सी बात होती है कि भाई आज मेरे को 100 यूनिट बनाने को दी है कि आपको पूरे दिन में 100 यूनिट बनानी है 8 घंटे में, हम आपको 1 रुपए पर यूनिट पेमेंट, ठीक है कर दो। अब मैं 6 घंटे में बना के घर चला गया तो पेमेंट तो 100 रुपए मिलेगा ना मेरे को 8 घंटे का पूरा ही। यूं थोड़ी है कि तुमने तो 6 घंटे ही काम किया। भाई जब आप पीस रेट से पेमेंट कर रहे हो तो पीस रेट से दिन की 100 यूनिट बनानी है, मैंने बना दी। अब मैं भले 4 घंटे में बनाऊं 5 घंटे में बनाऊं, पेमेंट तो 100 यूनिट का दोगे ना मेरे को। 100 यूनिट मतलब 8 घंटे का, क्योंकि आपने यही डिसाइड किया था कि भाई 8 घंटे में 100 यूनिट बनानी है, तो आप पेमेंट मेरे को 8 घंटे का ही दोगे ना, सीधी सी बात। ठीक है ना? तीसरी बात आती है हेल्से की। तो हेल्से में तो सिंपल सी बात है, आप सबको पता है भाई, नॉर्मल वेजेज तो टाइम टेकन है 120 घंटे, 25 रुपए के हिसाब से 3000 तो नॉर्मल वेजेज बनता है। उसके बाद बोनस, बोनस कैसे निकालते हैं? टाइम सेव्ड कितना है? 30 घंटे, 1 घंटे की रेट 25 रुपए, और बोनस 50% देते हैं ऐसे के केस में, आप सबको पता है। तो कितना हो जाएगा? 375। तो 3375 तो ये हो गया, और 1500 रुपए का डियरनेस अलाउंस, 4875 का पेमेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। रोवन प्लान की बात करेंगे। नॉर्मल वेजेज वही 120 इंटू 25, 3000 रुपए। बोनस कितना देंगे? रोवन में बोनस का फॉर्मूला क्या है अपना? टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई रेट पर आवर। तो टाइम टेकन है अपना 120, टाइम सेव्ड है 30, स्टैंडर्ड टाइम है 150, और रेट पर आवर है 25। कितना आएगा थोड़ा कैलकुलेशन करके देखो। 600। 3600 ये हो गया, प्लस 1500 रुपए उसको बोनस का मिलना है ही। तो रोवन प्लान से उसका पैसा बनेगा 51। और उसके बाद बात करते हैं इमर्सन के प्लान की। इमर्सन का प्लान मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको अपने को। भाई नॉर्मल वेजेस तो उतनी बनेगी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 120 घंटे के 25 रुपए के हिसाब से 3000। बोनस कितना बनेगा? इमर्सन के प्लान में बोनस का सिस्टम क्या होता है? यदि वर्कर 2/3 66/2/3 से कम काम करता है तो नॉर्मल पेमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। 66/2/3 से 100% तक काम करता है तो नॉर्मल पेमेंट प्लस 20%, 20% बोनस देते हैं। और यदि 100% से ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा तो हर एक 1% एफिशिएंसी के लिए 1% एक्स्ट्रा बोनस। ये बताया था मैंने आपको। पहले यहाँ एफिशिएंसी परसेंटेज निकालें, तो 150/120 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 125% एफिशिएंसी के साथ वर्कर काम कर रहा है। तो अब आप खुद सोच लो, 125% एफिशिएंसी है तो बोनस कितना बनेगा? 45% बनेगा ना भाई। 100% तक तो 20% होता ही है, और हर एक 1% पे 1% ऊपर देना है, तो 25% पे 25% ऊपर होगा, तो 20% प्लस 25%, 45% बोनस बनेगा। तो 3000 रुपए का 45% कैलकुलेट करेंगे, 1350 रुपए, टोटल 4350, और 1500 रुपए का डियरनेस अलाउंस है ही। तो फाइनल पेमेंट बनेगा 58।
ये 500 मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो रोवन स्कीम भी लगानी है और हेल्थ से भी लगानी, रोवन और टाइम अलाउड जो है वो है 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। टाइम टेकन है 4 घंटे 25 मिनट, और वेजेज की जो रेट है वो है अपनी 30 रुपए पर आवर। ये क्वेश्चन, तो टाइम अलाउड तो कितना हो गया, 5.5 घंटे हो गया ना, और टाइम टेकन कितना हो गया, अब 4 घंटे 25 मिनट है, 25 मिनट को घंटों में कैसे डिवाइड करेंगे, और करेंगे तो भी पॉइंट्स में आने लग जाएगा। तो उस केस में सीधी सी बात है, आप पूरे क्वेश्चन को मिनट में कन्वर्ट, ठीक है ना, और रेट भी मिनट में आ जाएगी। भाई 30 रुपए पर आवर दे रहे हो आप, तो 50 पैसे पर मिनट आपकी वेजेज की रेट। टाइम अलाउड जो है वो मिनट में कन्वर्ट करें हम, तो 5 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया 330 मिनट। टाइम टेकन है 4 घंटे 25 मिनट, 4 घंटे 25 मिनट का मतलब हो गया 265 मिनट। तो टाइम सेव्ड 65 मिनट हो। इस तरह से कर लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो पॉइंट में निकलेगा, और पॉइंट में निकाल के करोगे तो आपके आंसर में भी डिफरेंस आने लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के कारण से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता ही है। तो इस तरह से कर लेना, अब आप आराम से कर सकते हो। तो ऐसे से करो, मान लो तो नॉर्मल वेजेज कितनी है, 50 पैसे पर मिनट है ना, टाइम टेकन ये रहा, तो 265 मल्टीप्लाई 132.5, और बोनस जितना टाइम सेव किया है, तो 65 मिनट सेव किया है, 1 मिनट के 50 पैसे, और उसका 50%, तो ये हो जाएगा आपके 16 रुपए 25 पैसे, 148.75 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से रोवन प्रीमियम स्कीम से जब सॉल्व करोगे तो नॉर्मल वेजेस तो उतनी ही बनेगी, उसमें तो चेंज आएगा नहीं, पता है आपको 132.5 ही बननी है। बोनस की बात करेंगे तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम टेकन मल्टीप्लाई टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, और मल्टीप्लाई रेट पर मिनट 50 पैसे है, तो बोनस कितना आ जाएगा देखो, कितना आ रहा है, अराउंड 26, मतलब 158.5 ये टोटल। तो इस तरह से जब मिनट में आ जाए ना क्वेश्चन, तो अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो देखो मैंने 2-3 कल कराए थे, 6 क्वेश्चन आज कराए हैं, कुछ कराए हैं
बाकी कुछ क्वेश्चन थोड़े थोड़े आप भी बुक्स आपके पास है तो सॉल्व करो, नहीं है तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, कुछ और सॉल्व करके देखो, उनको प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम हो तो डिस्कस। तो आज हमने लेबर का चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है और लेबर भी